Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all will be doing well and good. So आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है. So without wasting our time हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर. Let's start. So क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है इसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करने जा रहे हैं. Cloud computing is a technology model that provides access to computing resources and services over the internet. यानी कि इंटरनेट के ऊपर ही हमें रिसोर्सेज और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं. जो कंप्यूटर की सर्विसेज और रिसोर्सेज होते हैं वो हमें इंटरनेट के ऊपर प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग. ठीक है, यानी वो क्लाउड के ऊपर हम कंप्यूटर को चला रहे होते हैं रेदर देन ओनिंग एंड मेंटेनिंग फिजिकल हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, हमें कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं चाहिए होती है. कोई फिजिकल अपीयरेंस हमें किसी कंप्यूटर की हार्डवेयर की डिवाइसेस की नहीं चाहिए होती है. सब कुछ ऑनलाइन हो रहा होता है, सब कुछ इंटरनेट पे हो रहा होता है, तो उसको हम कह देते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग. इन अ क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट यूजर कैन एक्सेस एंड यूज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज सच एज सर्वर, स्टोरेज, databases, networking, software, analytics through the internet. तो इंटरनेट के थ्रू ये डिफरेंट जो आपकी डिवाइसेस हैं उनको यूज़ किया जा रहा होता है थ्रू इंटरनेट. ठीक है, यानी ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू आप अपनी स्टोरेज डिवाइसेस, डेटाबेसेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स, सर्वर्स वगैरह हर चीज़ ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू असेस की जा सकती हैं, यूज़ की जा सकती हैं. आपको कोई फिजिकल चीज़ नहीं चाहिए होती है. ठीक है, यानी कि किसी का सर्वर लगा हुआ है, किसी के डेटाबेसेस हैं, तो आप ऑनलाइन उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो. सॉफ्टवेयर्स ऑनलाइन यूज़ हो जाते हैं. अक्सर हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे आप जीमेल अकाउंट पे जाओ, आप गूगल ड्राइव खोलो, गूगल ड्राइव के ऊपर आपको गूगल डॉक्स मिलेगा जो आपका बिल्कुल MS वर्ड का काम करेगा. तो वो MS वर्ड आपको प्रॉपर अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो क्लाउड पर ऑलरेडी अवेलेबल है. ड्राइव पे आपकी गूगल ड्राइव जो है वो एक क्लाउड का काम कर रही होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग का. तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपको गूगल डॉक्स मिलेगा, गूगल शीट मिलेगी जो कि बिल्कुल MS एक्सेल का काम करती है. आपको वहाँ पे उसके अलावा आपको फॉर्म्स मिलेंगे, गूगल फॉर्म्स. ठीक है, तो वो बिल्कुल आप सर्विस बनाने के लिए, फॉर्म्स बनाने के लिए यूज़ करते हो. तो वो सारी जो क्लाउड के ऊपर चीज़ें स्टोर होती हैं उनको हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग. इस तरह आपकी जो ईमेल है वो भी क्लाउड कंप्यूटिंग ही है, क्योंकि उसके ऊपर सब कुछ सेव होगा. जो भी मैसेजेस आएंगे जाएंगे वो सारे उसके ऊपर सेव रहते हैं. क्लाउड कंप्यूटिंग हैज़ बिकम अ फंडामेंटल टेक्नोलॉजी फॉर बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल. बिजनेस और इंडिविजुअल के लिए, दोनों के लिए ही क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ज़्यादा जो है फंडामेंटल मेन जो है टेक्नोलॉजी बन गई है. ऑफरिंग स्केलेबिलिटी, स्केलेबल बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है. ठीक है, द एबिलिटी टू इनोवेट रैपिडली विदाउट द बर्डन ऑफ मैनेजिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो आपको कोई भी फिजिकल अपीयरेंस नहीं चाहिए होती है. फिजिकल स्ट्रक्चर के बगैर जो है इसको हम इनोवेट कर सकते हैं. इसमें कोई भी चीज़ डालनी है इसमें डाल सकते हैं, रैपिडली बहुत जल्दी जल्दी हर चीज़ को किया जाता है, इसमें कोई बर्डन नहीं होता है. इसके की कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं कि ये सबसे पहले ओन डिमांड सेल्फ सर्विस है. यानी कि इसका क्या मतलब है, यूजर्स कैन प्रोविजन एंड मैनेज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एज नीडेड. जैसे भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं मैनेज करने के लिए कंप्यूटिंग को, जो भी रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, जो भी गाइडलाइंस होती हैं, यूज़र अपनी गाइडलाइंस, अपनी जो रिसोर्सेज होते हैं उनको जो चाहिए होती हैं उनको बना लेता है विदाउट रिक्वायरिंग ह्यूमन इंटरवेंशन फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर. यानी जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वहां से किसी बंदे को बुलाना नहीं पड़ता है और खुद से ही हर चीज़ को मैनेज किया जा रहा होता है. जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं स्टोरेज की. ठीक है, इसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं. आपकी स्टोरेज, आपकी प्रोसेसिंग पावर, आपकी एप्लीकेशंस, ये सारी सेल्फ सर्विस कर रही होती है, मतलब कि खुद से चल रही होती हैं. आपको किसी बंदे को बुलाने की जरूरत नहीं है. जैसे कि यहाँ पे एक बिजनेस की एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बिजनेस है जिसको बहुत ज़्यादा स्टोरेज चाहिए और स्टोरेज यहाँ पे फुल हो गई है. फॉर एग्जाम्पल आपकी एक ईमेल है, उस पर स्टोरेज फुल हो गई है. अब आपको स्टोरेज को इंक्रीज करना है, तो आप ज़रूरी नहीं अब आप किसी बंदे को बुलाओ और फिर वो स्टोरेज को इंक्रीज करें. नहीं, आप सिंपली जाओ अपने गूगल पर, जीमेल पे लॉग इन करो. ठीक है, अपने क्लाउड सर्विस, वो आपका क्लाउड सर्विस है, उस पर जाओ उस अकाउंट पे. ठीक है, उसकी स्टोरेज को इंस्टेंटली फॉरन से आप उसकी कैपेसिटी को, स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते. ठीक है, आपको किसी बंदे की जरूरत नहीं पड़ी. ठीक है, तो ये होती है सेल्फ सर्विस, यानी खुद से ही क्लाउड कंप्यूटिंग पे आप खुद से ही चीज़ों को इजीली एक्सेस करके खुद से, जिसमें आपने अगर स्टोरेज इंक्रीज करनी है आप स्टोरेज इंक्रीज कर ले, जो आपने प्रोसेसिंग करनी है किसी चीज़ की, फॉर एग्जांपल मैसेजेस डिलीवर करने हैं, ईमेल्स करनी है तो आप ईमेल्स भी कर सकते हैं. तो ये होती है सेल्फ सर्विस, यानी आपको किसी बंदे की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आगे आ जाता है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस. ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस जैसे नाम से पता चल रहा है, यानी इसकी जो एक्सेस है
वो बहुत ब्रॉड है, वो बहुत फैली हुई है कि जहाँ मर्जी बंदा बैठा हुआ है वो उस चीज़ को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो services and resources are accessible over the network and can be accessed by various devices with internet connectivity. इंटरनेट की ज़रूरत होती है, उसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो भी सर्विसेज एंड रिसोर्सेज हैं वो इजीली कोई भी बंदा जिसके पास लॉगिन पासवर्ड्स हैं वो एक्सेस कर सकता है। तो इसीलिए क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस देती है, तो इसकी ये करेक्टरिस्टिक्स है। देन हमारे पास आ जाता है रिसोर्स पूलिंग। अब रिसोर्स पूलिंग क्या होता है? कंप्यूटिंग रिसोर्सेज are shared and pooled to serve multiple customers. Resources dynamically adjust to meet demand. अब कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, वो शेयर किए जाते हैं ड्राइव के थ्रू या जैसे भी क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू शेयर किए जाते हैं, तो उनको मल्टीपल यूजर्स, मल्टीपल कस्टमर्स को सर्व किया जा सकता है। एक स्पेसिफिक, अगर फॉर एग्जांपल हम स्पेसिफिक गूगल डॉक्स बनाते हैं, हम गूगल का एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसकी एक्सेस हम एक से ज़्यादा लोगों को भी दे सकते हैं। एट अ टाइम एक से ज़्यादा लोग उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बात है इसमें कि रिसोर्स पूलिंग है, यानी बहुत ज़्यादा लोग, मल्टीपल कस्टमर्स जो हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं एट द सेम टाइम। रिसोर्सेज डायनामिकली एडजस्ट टू मीट डिमांड, ठीक है, और इस तरीके से रिसोर्सेज को एडजस्ट किया जाता है कि वो हर एक की डिमांड को फुलफिल कर रहा होता है। आगे चलता है रैपिड इलास्टिसिटी। Resources can be quickly scaled up or down to accommodate changes in demand, providing flexibility and cost efficiency. Resources जो होते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी से उनको स्केल अप किया जाता है और बहुत ज़्यादा जल्दी अकोमोडेट हो जाए। फॉर एग्जांपल आपके जो रिसोर्सेज हैं उसमें कोई भी चीज़ अप डाउन हो रही है, उसमें कोई चेंजेस लोग कर रहे हैं, तो जो चेंजेस हो रहा है वो फ़ौरन से चेंज होगा, ठीक है। जो भी लोगों की डिमांड होगी, कस्टमर की डिमांड होगी, वो फ़ौरन जो भी वो चाह रहे होंगे फ़ौरन हर एक के पास एट अ टाइम वो चेंज हो रहा होगा। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है कि आपको कोई भी ज़्यादा इसमें कॉस्ट नहीं लगानी, ठीक है। फ्लेक्सिबल है, जहाँ फॉर एग्जांपल एक बंदा चेंज कर रहा है तो जितने भी यूज़र उसको एक्सेस कर पा रहे हैं उन सब के पास वो चेंज ही हो रहा है। जो भी डाटा आप चेंज कर रहे हो, अगर गूगल डॉक्स है, गूगल शीट है, उसमें आप डाटा चेंज कर रहे हो, जिसके पास उस शीट की एक्सेस है उन सब के पास वो चीज़ चेंज हो रही है। तो इस तरीके से ये रैपिडली, बहुत जल्दी जो है इसमें चेंजेस को ये एकोमोडेट कर जाता है। मेजर सर्विसेज, ठीक है, यूजेज ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एंड मॉनिटर्ड, कंट्रोल्ड एंड बिल्ड बेस्ड ऑन एक्चुअल यूजेज, ठीक है। जो भी आप कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो उनको एट अ टाइम मॉनिटर भी किया जा रहा होता है, कंट्रोल भी किया जा रहा होता है, और बिल्ड बेस्ड ऑन एक्चुअल यूजेज, जो यूज कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसको मॉनिटर किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, और बिल्ड मतलब कि उसकी रिपोर्ट देखी जाएगी कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है, तो ये भी देखा जा सकता है। तो इस तरह सर्विसेज को मेजर किया जाता है, कौन कौन क्या कर रहा है, एक बंदा क्या यूज कर रहा है, वो क्या चेंज कर रहा है, तो हर चीज पता चलती रहती है। साथ साथ सिक्योरिटी भी इसमें होती है। क्लाउड प्रोवाइडर इम्प्लीमेंट रोबस्ट security measures to protect data and resources. This include encryption, identity and access management and compliance with industry standards and regulation. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि encryption क्या होती है और ये सब कुछ, लेकिन इसमें क्या है कि security measures भी लेता है, आपके डाटा को, resources को protect करता है, क्योंकि आप जिसको access दोगे बस वो ही access ले सकता है, वो लोग आगे forward भी नहीं कर सकते हैं access को, ठीक है। तो इस तरीके से security भी इसमें रहती है। Cloud computing is typically categorized into 3 services models and 4 deployment models, ठीक है। 3 services models हैं और 4 डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग को हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं। 3 इसमें सर्विस मॉडल होंगे और 4 इसमें डिप्लॉयमेंट मॉडल्स होंगे। अब ये क्या होते हैं? सर्विस मॉडल, नंबर 1 क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब इसमें हम बात करेंगे सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं। डिप्लॉयमेंट मतलब उनको डिप्लॉय चला कैसे सकते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इसको हम किस तरीके से लिख रहे हैं? IaaS, यानी आई से इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, ए से एज or as a service, ठीक है। This model delivers virtualized computing resources including virtual machines, storage and networks via the internet. तो इंटरनेट के ऊपर प्रॉपर आपको वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल मीन ऑनलाइन आपको मिलेंगी, ठीक है, रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं जिनमें आप डाटा को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। सच एज जैसे कि आपकी हार्डवेयर्स होती हैं, तो वो हार्डवेयर्स तो हार्डवेयर होती है, मतलब कि वो फिजिकल होती है, लेकिन यहाँ पे आपकी हार्डवेयर का काम एक कंप्यूटिंग
वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्स, जिसको हम स्टोरेज कहेंगे, ठीक है, वो करता है। वर्चुअल स्टोरेज डिवाइस होती है, ठीक है, मतलब वर्चुअल स्टोरेज आपको एक प्रोवाइड कर दी जाती है जहाँ पे आपका जो भी डाटा है वो इंटरनेट के ऊपर रहता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हम ले लेते हैं अमेजोन वेब सर्विसेज की, ठीक है। तो अब अमेजोन वेब सर्विसेज में वो क्या कर रहे हैं, सर्वर्स को रेंट आउट कर रहे हैं, ठीक है, रेंट पे ले सकते हैं, स्टोरेज को रेंट पे ले सकते हैं, नेटवर्किंग उनकी जो है वो रेंट पे ली जा सकती है। तो ये सर्विसेज होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, जो कुछ कंपनीज, कुछ यूजर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं ऑनलाइन ऑन द इंटरनेट। इसी तरह नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया जाता है। इट ऑफर्स अ प्लेटफॉर्म दैट इंक्लूड्स टूल्स, सर्विसेज एंड फ्रेमवर्क फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आपकी एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए या वेब डेवलपमेंट, कोई भी चीज़ आपने डेवलप करनी है, उसके लिए प्रॉपर टूल्स और सर्विसेज यूज़ होती हैं। अब जैसे हम बात करें कि आपने एप्लीकेशन बनानी है, तो एप्लीकेशन के लिए विजुअल स्टूडियो यूज़ हो रहा है, एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ होता है एप्लीकेशन के लिए, विजुअल स्टूडियो आप वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। वो प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स हैं, टूल्स हैं, सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं ऐप या वेब डेवलपमेंट के लिए विदाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैनेजिंग अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपको खुद से कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज नहीं करना है, स्टोरेज या कोई भी चीज़ आपको खुद से मैनेज नहीं करनी है, उन्होंने प्रॉपर आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देना है जिसके ऊपर आपने जो भी आपने चेंजेस करने हैं, अपना ऐप बनाना है, आपने वेबसाइट बनानी है, तो आप खुद से बना सकते हो, अपना डाटाबेस बना सकते हो, जो भी चीज़ें हैं आप उस पे प्लेटफॉर्म पे बना सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं गूगल ऐप इंजन की, तो वो भी यही करता है। गूगल ऐप इंजन, वहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जिसके ऊपर आप डिफरेंट डेवलपमेंट चीज़ों की कर सकते हो। सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज की बात कर लेते हैं। डिलीवर्स द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन थ्रू द इंटरनेट ऑन द सब्सक्रिप्शन बेसिस। इसमें सब्सक्रिप्शंस होती हैं, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर यूजर्स टू लोकली इंस्टॉल, मेंटेन और अपडेट सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये एलिमिनेट करता है, मतलब इसमें किसी भी यूज़र को इंस्टॉल करना या मेंटेन या अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद ही से सारा कुछ हो रहा होता है, बस आपने थोड़े सब्सक्रिप्शन चार्जेस पे करने होते हैं। तो इस तरीके से ये सर्विसेज मॉडल काम करते हैं। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज देते हैं, फिर प्लेटफॉर्म की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फिर सॉफ्टवेयर की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि गूगल वर्क स्पेस आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अब आगे चलते हैं डिप्लॉयमेंट मॉडल्स पे। इसको हम ज़्यादा डिटेल में डीप नहीं जाएंगे क्योंकि ये आपका नॉर्मल एमसीक्यूज़ में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ के लिए आपने नॉर्मल इसको याद करना है। डिप्लॉयमेंट मॉडल्स पे आ जाते हैं कि नंबर 1 पब्लिक क्लाउड क्या होता है। इन दिस मॉडल क्लाउड रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एंड आर मेड अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक। अब पब्लिक, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि पब्लिक क्लाउड है, यानी इसको कोई ऑपरेट करने वाला थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये एक ऐसा पब्लिक क्लाउड है जिसमें जो आपकी सर्विसेज हैं वो ओवर द पब्लिक इंटरनेट एंड शेयर्ड अक्रॉस द मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये आपकी शेयर होती हैं मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है, हर कोई इसमें एडिटिंग कर सकता है, इसको व्यू भी कर सकता है, एट द सेम टाइम एडिटिंग भी कर सकता है। ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है, बट इसमें सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं क्योंकि पब्लिक है, एक चीज़ जो पब्लिक है उसमें सिक्योरिटी तो ना हुई ना, तो इसीलिए उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। अब जो प्राइवेट है, नाम से ही पता चल रहा है कि वो प्राइवेट है। इन दिस मॉडल क्लाउड रिसोर्सेज आर यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय द सिंगल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग मोर कंट्रोल एंड कस्टमाइजेशन ओवर द इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका कंट्रोल सारा एक बंदे के पास आ जाता है, पब्लिक नहीं होता है, एक बंदे के पास आ जाता है। इसकी सिक्योरिटी भी ज़्यादा होती है क्योंकि ये प्राइवेट है, किसी एक बंदे के पास होगा, किसी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के पास होगा, या तो ये होगा किसी थर्ड पार्टी के पास, या इंटरनली आप अपनी ही बिजनेस में इसको मैनेज करके यूज़ कर सकते हो। तो इसमें सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं होता है, सिक्योरिटी अच्छी होती है, ठीक हो गया। आगे आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड के नाम से पता चल रहा है हाइब्रिड होता है 2 in 1, ठीक है। इट कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड, दोनों के एलिमेंट्स इसमें आते हैं। अलाउइंग डाटा एंड एप्लीकेशन टू बी शेयर्ड बिटवीन देम, यानी ये पब्लिकली भी शेयर हो सकती हैं, प्राइवेटली भी लोगों तक पहुंच जाती हैं, तो ये हर जगह जारी होती हैं। दिस मॉडल प्रोवाइड्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोर डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस, ठीक है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, और इसके जो ऑप्शंस हैं वो जो है बहुत इजीली डिप्लॉय हो सकते हैं क्योंकि ये पब्लिक और प्राइवेट यानी इनको हर कोई यूज़ कर सकता है, ठीक है।
अब हाइब्रिड में क्या होता है कि हाइब्रिड में भी क्योंकि इसमें फंक्शंस तो दोनों हैं, ठीक है, लेकिन पब्लिक और हाइब्रिड में फ़र्क क्या रह गया कि पब्लिक तो ये है कि हर कोई उसको एट द सेम टाइम एक्सेस कर रहा है। हाइब्रिड में है कि इसको दोनों यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों के साथ शेयर हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम कोई एक बंदा उसको एडिट कर सकता है। अब कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है? इन दिस द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज शेयर्ड बाय सेवरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन, इसमें दो थी, ठीक है, अब ये दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी शेयर किया जा सकता है ओवर द इंटरनेट, और इसको कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी अपनी मर्जी से इसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। इट कैन बी मैनेज बाय वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इधर वो थर्ड पार्टी भी हो सकती है या फिर इंटरनली कोई बिजनेस यूज़ कर सकता है, ठीक है। अब व्यू हर कोई कर सकता है, सेवरल ऑर्गेनाइजेशन इसको व्यू कर सकती हैं, लेकिन एडिट एट द सेम टाइम कोई एक बंदा ही एडिट कर सकता है, ज़्यादा लोग एडिट नहीं कर सकते। आगे इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे इसने बात की Amazon वेब सर्विसेज की। इट ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ क्लाउड सर्विसेज। अब उसमें जैसे मैंने ऊपर भी आपको बताया था, तो इसमें ना डिफरेंट सर्विसेज होती हैं जो वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जैसे कि कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज, डेटाबेसेस, मशीन लर्निंग एंड मोर। बहुत सारी चीज़ें जो है Amazon वेब सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है, उसके भी वो चार्जेस लेता है, ठीक है। इस तरीके से माइक्रो एजोर है, माइक्रोसॉफ्ट एजोर, ठीक है, provides cloud services for computing, analytics, storage and networking along with tools for building, deploying and managing application. Google Cloud Platform है, offers cloud services of computing। सारी सेम ही चीज़ें आपको प्रोवाइड करी होती हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता है, जैसे कि डाटा एनालिटिक्स, या आप अब जब उसमें जाओगे ना यूनिवर्सिटी में तो आपको पता चलेगा डाटा एनालिटिक्स क्या होते हैं। डिफरेंट टूल्स होते हैं जो आपको काम आते हैं डिफरेंट ओकेजन्स पे, कुछ अकाउंटिंग में, कुछ HR में, तो डिफरेंट चीज़ें काम आती हैं। IBM क्लाउड है, प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज इंक्लूड ये जो सारा हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था ना, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज एंड हाइब्रिड क्लाउड सॉल्यूशंस। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नॉर्मल है, कोई डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने एग्जांपल्स याद रखनी है इसकी कौन कौन सी एग्जांपल्स हो सकती हैं। स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, हमने पहले भी टिपोलॉजीज के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी के बारे में, ठीक है। स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी आर टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, ईच सर्विंग अ डिस्टिंक्ट बट इंटरकनेक्टेड पर्पस इन इंश्योरिंग दैट क्लाउड सर्विसेज मीट द डिमांड्स ऑफ यूजर्स एंड एप्लीकेशन इफेक्टिवली, ठीक है। तो क्लाउड सर्विसेज जो है वो यूजर की डिमांड को और एप्लीकेशन को दोनों तरीकों से इफेक्टिवली काम कर रहा है। तो ये देखने के लिए हम उसकी स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी चेक करेंगे। अब स्केलेबिलिटी चेक करते हैं, स्केलेबल कितना है ये। Scalability in cloud computing refers to the ability of cloud system or service to handle increasing workloads, यानी उस पर ज़्यादा वर्कलोड आ जाए, बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें ऐड कर दें, बहुत स्टोरेज उसकी भर ही दें पूरी, तो वो कितना स्केलेबल है, कितना उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकता है, टॉलरेट कर जाता है, तो वो होती है स्केलेबिलिटी इसकी। आइदर बाय एक्सपेंडिंग रिसोर्सेज, स्केलिंग आउट और अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग वन स्केलिंग, ठीक है, यानी या तो हम उसके रिसोर्सेज को एक्सपेंड कर दें, ठीक है, उसकी स्केलिंग आउट करने के लिए हम लोग उसके रिसोर्सेज ज़्यादा कर दें, या फिर उसी को जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको अपग्रेड कर दें, ठीक है, उसको अपडेट कर दें, अपग्रेड कर दें। तो दोनों तरीक़ों से इसको किया जा सकता है। तो ये किस तरीके में स्केलेबल ज़्यादा आता है, तो ये चीज़ देखी जाती है। स्केलेबिलिटी इंश्योर्स दैट एज द डिमांड फॉर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ग्रोज, जैसे जैसे कंप्यूटिंग रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ती जा रही है, द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कैन अकोमोडेट इट विदाउट कॉजिंग अ ड्रॉप इन परफॉर्मेंस और सर्विस क्वालिटी, ठीक है। तो जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो विदाउट हैविंग एनी ड्रॉप, यानी उसमें कोई ड्रॉप नहीं आ रहा, कोई भी उसमें डिस्टॉर्शन नहीं है, लैग नहीं कर रहा, अड़ नहीं रहा, स्टक नहीं हो रहा, उसके बगैर उसका बहुत अच्छे से अगर क्वालिटी उसकी और परफॉर्मेंस उसकी बहुत अच्छी है, सर्विसेज सही से प्रोवाइड कर रहा है, दैट्स मीन कि वो स्केलेबल है। उसकी स्केलेबिलिटी इस तरीके से देखी जाएगी कि वो स्केलेबल तभी है जब उसको जितना मर्जी ग्रो किया जाए, जितने मर्जी उसके कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को बढ़ाया जाए, वो फिर भी अच्छे से काम कर रहा है, वो स्टक नहीं हो रहा। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ स्केलेबिलिटी, ठीक है, स्केलेबिलिटी की टू मेन टाइप्स हैं, एक है हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग आउट है और जो वर्टिकल है वो स्केलिंग अप। अब क्या है कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मींस इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सर्वर्स दैट रन द एप्लीकेशन। जो नंबर ऑफ सर्वर्स है ना, सर्वर, ठीक है, जैसे हब हम लोगों ने बात की थी, अब वो सर्वर्स को जब हम नंबर ऑफ सर्वर्स को इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, दैट रन द एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग द वर्कलोड अमंग देम, और जो वर्क
वर्कलोड है उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 सर्वर लगे हुए हैं, इन सब सर्वर में हम वर्कलोड एक कोई भी, फॉर एग्जांपल एक सेकेंड हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, ये अब एक हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, डॉक्यूमेंट है जो क्लाउड कंप्यूटिंग का काम कर रहा है, ये क्लाउड पर है, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने 3 सर्वर्स के अंदर डिवाइड कर दिया, इसका सारा काम, इसका जो वर्कलोड है वो हमने डिवाइड कर दिया है। दिस कैन एनहेंस द स्केलेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन टू यूजर। अब ये एप्लीकेशन थी, ठीक है, डॉक्यूमेंट था, एप्लीकेशन थी, जो भी थी, ठीक है। एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन है, गेम है। अब इस गेम के 3 सर्वर्स लगा दिए। अब क्योंकि 3 सर्वर लगा दिए हैं तो उसका वर्कलोड जो है वो डिवाइड हो गया। अब वर्कलोड डिवाइड हो गया तो उसकी स्केलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, एंड इट कैन हैंडल मोर रिक्वेस्ट एंड टॉलरेट फेलियर्स और आउटेज ऑफ इंडिविजुअल सर्वर। यानी अगर एक सर्वर खराब हो जाता है, आउटेज मतलब कि खराब हो जाना एक इंडिविजुअल सर्वर का, अगर वो फेल कर जाता है तो ये उस फेलियर को भी टॉलरेट करने की ताकत रखता है, ठीक है। अगर एक सर्वर खराब हो गया तो इन 2 से ये काम चलाएगा और फिर भी स्केलेबल ही रहेगा, ठीक है। हाउएवर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग आल्सो हैज सम चैलेंजेस एंड ट्रेड ऑफ्स, ठीक है, इसके भी कुछ चैलेंजेस हैं, इसके भी डिसएडवांटेजेस हैं। इट नीड्स टू डिजाइन द एप्लीकेशन टू सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटिव आर्किटेक्चर and use techniques such as load balancing, replication, sharing, caching, and micro services to manage the communication and coordination among multiple servers। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें भी आती, जैसे इसका आर्किटेक्चर सही होना चाहिए और इसमें इतनी ताकत हो कि वो लोड को बैलेंस कर जाए, शेयर करने में कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। छोटी छोटी सर्विसेज, माइक्रो सर्विसेज जो हैं उनमें भी इसको शेयर करने में मल्टीपल सर्वर्स के साथ अगर हम शेयर कर दें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कभी कभी इसमें मसला आ जाता होता है, तो इस चीज़ में थोड़ा ये चैलेंजिंग है। ऑल्सो इट नीड्स टू डील विद द कॉम्प्लेक्सिटी एंड ओवरहेड ऑफ मैनेजिंग मोर सर्वर। अगर ज़्यादा सर्वर लगा देंगे तो वो कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज कर जाए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, उस चीज़ को भी अगर वो मैनेज कर जाएगा, स्केलेबल रहेगा, तो ही हम कहेंगे हाँ ये बहुत ज़्यादा स्केलेबल है। समटाइम्स वो बहुत ज़्यादा सर्वर्स लगा दो तो वो भी लैग करने लग जाते हैं, स्टक करने लग जाते हैं। एंड इंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड सिक्योरिटी ऑफ द डाटा एंड कोड। उसमें सिक्योरिटी का चेक करना है, कंसिस्टेंसी का चेक करना है, कंसिस्टेंट है कि नहीं, डाटा सही से स्टोर है और डाटा सही से ट्रांसफर हो रहा है। शेयर्ड डाटा जो भी हम कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं डाटा मल्टीपल सर्वर्स के साथ और बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसमें कोई स्टक तो नहीं हो रहा, कोई भी इशू तो नहीं हो रहा। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इज प्राइमरली यूजफुल फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट need high availability and near zero downtime for their online services, ठीक है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जिनको हाई अवेलेबिलिटी चाहिए होती है, हर टाइम उनको अवेलेबल रहना होता है। जैसे हम बात करें प्लेन्स की, अब प्लेन्स ऐसे हैं कि उनको हर टाइम चेकआउट करना होता है कि कौन सा प्लेन कहाँ जा रहा है, क्योंकि साथ साथ उन्होंने जो भी वहाँ पे बैठे हुए होते हैं पायलट के साथ जो भी कनेक्ट होते हैं, तो उनको साथ साथ देखना होता है कि क्या वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, सारा सिस्टम, प्लेन कहाँ जा रहा है, कहीं दूसरा प्लेन तो नहीं आ रहा। वो बातों से, क्योंकि जाहिर सी बात है पायलट जो भी होते हैं उनको प्लेन के ऊपर जब वो स्काई में होते हैं उनको कोई नज़र नहीं आ रहा होता कि सामने क्या है, कोई प्लेन आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि गाड़ियों वाला तो सिस्टम नहीं होता, रोड्स का सिस्टम नहीं होता, वहाँ कोई लाइट नहीं होती है, नहीं पता होता, तो वो सारा कम्युनिकेशन के थ्रू हो रहा होता है। अब उनको चाहिए होती है हाई अवेलेबिलिटी, उनको हाई किस्म के सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं जो स्केलेबल हों, ठीक है। तो उनके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन जिनको हाई अवेलेबिलिटी चाहिए होती है, नियर जीरो डाउन टाइम के, जीरो डाउन टाइम यानी वो 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी उसका जो है ना वो डाउन टाइम मतलब डाउन ना हो, वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डाउन ना हो, ऑनलाइन सर्विसेज बहुत अच्छे से काम करें, तो उनको ये चीज़ें चाहिए होती हैं। तो उनके लिए हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बहुत ज़्यादा यूजफुल है। Compared to vertical scaling, horizontal scaling is quicker and easier to accomplish। horizontal scaling जो है बहुत ज़्यादा quicker है, तेज़ है और easy है, इसको बहुत easily चलाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई कि horizontal scaling क्या है। horizontal scaling है horizontal form में अपने सर्वर्स को लगाना, ठीक है, और सर्वर्स को जितना मर्जी ऐड किया जाए वो हर लोड को आपस में डिवाइड करके बैलेंस कर लेता है। आगे चलते हैं vertical scalability means increasing the capacity of single server by adding more resources such as CPU, RAM, disk space। तो different resources का ऐड किया जाता है। यहाँ पे अब सर्वर नहीं ऐड किए जाएंगे, यहाँ पे different resources का ऐड किया जाएगा, ठीक है। एक सिंगल सर्वर के साथ इन सारी चीज़ों को अटैच किया जाता है,
ठीक है। दिस कैन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द एप्लीकेशन की रिलायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए CPU, रैम, डिस्क स्पेस और ये सारी चीज़ें लगा दी जाती हैं। इट कैन हैंडल मोर रिक्वेस्ट एंड प्रोसेसेस देम फास्टर, और ये बहुत ज़्यादा फास्ट और रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और बहुत ज़्यादा फास्ट चलाता है, क्योंकि अब जो है हमारा वर्चुअल चीज़ नहीं है ना, वर्चुअल चीज़ यूज़ नहीं कर रहे, अब हम CPU, रैम फिजिकल यूज़ कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है। तो इसीलिए रिलायबिलिटी इसकी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। वर्टिकल स्केलिंग ऑल्सो है सम लिमिटेशन, ड्रॉबैक, इसके भी ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। फर्स्ट, देयर इज अ फिजिकल लिमिट टू हाउ मच अ सिंगल सर्वर कैन बी अपग्रेडेड, ठीक है। फिजिकल लिमिट कितनी है कि कितना एक सिंगल सर्वर जो है अपने ऊपर बर्डन ले सकता है, यानी उसके साथ हम CPU, रैम, डिस्क स्पेस, नेटवर्क बैंडविड्थ, जो भी सारी चीज़ें हैं उसके साथ ऐड करें, तो उसका भी हमने देखना होता है कि एक सिंगल सर्वर कितना अपने ऊपर बर्डन ले सकता है। एंड इवेंचुअली मोर पावरफुल मशीन्स नीडेड टू रिप्लेस्ड, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पावरफुल मशीन जो हैं यूज़ करनी पड़ती हैं, तो उनको भी रिप्लेस करना पड़ता है कुछ ऐसी मशीन जो ज़्यादा पावरफुल ना हो, ठीक है, ताकि सर्वर के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना आए। सेकेंड, वर्टिकल स्केलिंग कैन बी कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, ये कॉस्टली हो सकती है, महंगी हो सकती है, और टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं, फिर उनको चेक करना कि उनकी पावर ज़्यादा तो नहीं है, रिलायबल है कि नहीं है, उसको चेक कर करके चेक किया जाता है, तो इसीलिए वो टाइम कंज्यूमिंग है। एंड डील्स विद पोटेंशियल डाउन टाइम एंड कंपैटिबिलिटी इश्यूज, ठीक है, तो डाउन टाइम बहुत ज़्यादा इसमें आ जाता होता है। अब आ जाते हैं रिलायबिलिटी के बारे में। आई होप सो आपको वर्टिकल स्केलेबिलिटी और हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी समझ आ गई होगी। अब रिलायबिलिटी क्या होती है? इट रिलेट्स टू द एबिलिटी ऑफ क्लाउड सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर टू कंसिस्टेंटली डिलीवर इट्स इंटेंडेड फंक्शनैलिटी एंड मेंटेन अप टाइम, ठीक है, उसका जो टाइम है, उसकी जो फंक्शनैलिटी है, उस चीज़ को कंसिस्टेंटली डील करता है, तो हम उसको चेक करते हैं उस तरीके से रिलायबिलिटी, वो कितना रिलायबल है, हाई अवेलेबल है कि नहीं है, ये चीज़ चेक की जाती है। वो कितना कंसिस्टेंट है, उसकी जो फंक्शंस हैं वो किस किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या वो टाइम टू टाइम मेंटेन हो रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो रिलायबिलिटी इंश्योर्स दैट एप्लीकेशन एंड सर्विसेज होस्टेड इन द क्लाउड आर एक्सेसिबल एंड परफॉर्म्ड एज एक्सपेक्टेड, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो वैसे ही असेस हो रही है, वैसे ही परफॉर्म हो रही है, तो इस तरीके से उसको मॉनिटर किया जाता है और रिलायबिलिटी चेक की जाए। मिनिमाइजिंग द डाउन टाइम एंड डिस्ट्रप्शन, ठीक है, इसमें डाउन टाइम और जो भी डिस्ट्रप्शन, इंटरफेरेंस या जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी मिनिमाइज हो जाए और रिलायबल हो, ठीक है, बहुत अच्छे से परफॉर्म करे, अच्छे से काम करे। की कंपोनेंट्स ऑफ रिलायबिलिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग इंक्लूड रिडंडेंसी, ठीक है, इसमें रिडंडेंसी होती है, फॉल्ट टॉलरेंस होती है, ठीक है, जो भी फॉल्ट होती है उसको टॉलरेट कर जाएगा, डिजास्टर रिकवरी, जो भी डिजास्टर आ गया उसमें कोई खराबी आ गई है वो खुद से रिकवर कर लेगा। फेल ओवर मैकेनिज्म्स इसमें लगे हुए होते हैं कि वो यह कि अगर एक फेल हो जाएगा तो दूसरा काम करेगा, रिडंडेंसी मेंटेन करेगा, अल्टरनेटिव पाथ्स बनाए हुए हैं, फॉल्ट को टॉलरेट कर जाता है। तो ये सारी रिलायबिलिटी की चीज़ें हैं कि इस तरीके से ये रिलायबल होता है। क्लाउड प्रोवाइडर्स इन्वेस्ट इन रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा सेंटर्स एंड नेटवर्किंग टू मेंटेन हाई लेवल्स ऑफ रिलायबिलिटी, ठीक है। तो जो क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं ना, जो इस चीज़ को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की हुई होती है नेटवर्किंग के लिए, उसके प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ताकि वो रिलायबल हो और रिलायबिलिटी उसकी हाई हो, ठीक है, और वो मिनिमाइज करे डाउन टाइम को। तो इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई होती है, बहुत ज़्यादा पैसे लगाए हुए होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रिलायबिलिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग हम बात करते हैं। कंसिडर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट यूजेस क्लाउड बेस्ड स्टोरेज फॉर क्रिटिकल कस्टमर डाटा, ठीक है। अब आप एग्जांपल ले लो रिलायबिलिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग की, कि हम एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की बात करते हैं जिसमें क्लाउड बेस्ड स्टोरेज जो है यूज हो रही है कस्टमर के डाटा को स्टोर करने के लिए। टू इंश्योर डाटा रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, क्लाउड प्रोवाइडर में एम्प्लॉय रिडंडेंसी बाय स्टोरिंग डाटा इन मल्टीपल डाटा सेंटर्स अक्रॉस डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन। अब बहुत सारे जियोग्राफिकल रीजन है, डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल आपको सिंध से, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में सिंध से, बलूचिस्तान से, कराची और डिफरेंट हम सिटीज़ के भी नाम लेते हैं, और या हम सूबों की बात कर लेते हैं जो भी प्रोविंस हैं, ठीक है। तो अगर हम उनकी बात करें कि सिंध से, पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा,
ठीक है। तो ये जो जितने भी एरियाज़ हैं उन सारी साइड से अगर हम बात करें, हम लोगों ने मल्टीपल डाटा सेंटर्स लगा दिए। अब डिफरेंट डाटा सेंटर्स और डिफरेंट स्टोरेज डाटा जो हैं, हम लोगों ने रिसोर्सेज यूज़ किए हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। स्टोरिंग डाटा हम लोगों ने डिफरेंट स्टोरेज बना दी हैं इंटरनेट पे, क्लाउड पे डिफरेंट स्टोरेज बना दी हैं। अल्टरनेटिव रिडंडेंसी तभी मेंटेन हो जाती है जब हम अल्टरनेटिव डिफरेंट पाथ्स प्रोवाइड करें डाटा को स्टोर करने के लिए। अब उसकी रिलायबिलिटी हम उसी तरह से रख सकते हैं कि वो रिलायबल रहे, ठीक है, जब हमारे पास मल्टीपल डाटा सेंटर्स के मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस तो नहीं लेकिन वर्चुअल डिवाइसेस हो सकती हैं। तो अगर हमारे पास वर्चुअल डिवाइसेस मल्टीपल होंगे तो मल्टीपल डाटा हो या जितना भी डाटा हो वो इजीली हर एरिया का स्टोर किया जा सकता है। इफ वन डाटा सेंटर एक्सपीरियंसेस एन आउटेज ड्यू टू अनफॉरसीन सर्कमस्टेंसेस, या जितने भी किसी भी रीज़न से अगर एक डाटा सेंटर ख़राब हो गया है, द डाटा इज स्टिल एक्सेसिबल फ्रॉम अदर लोकेशन, तो दूसरी लोकेशन पे जो डाटा सेंटर्स हैं वो इजीली वहाँ से एक्सेस कर लेगा। इंश्योरिंग दैट कस्टमर ट्रांजैक्शन कैन कंटिन्यू विदाउट सिग्निफिकेंट इंटरप्शन। जो कस्टमर की ट्रांजैक्शन है, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है तो उन्होंने पैसे वगैरह सेंड करने हैं, ठीक है। अब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में पैसे सेंड करने हैं, लेकिन बीच में जो डाटा सेंटर है, जो भी सर्विसेज प्रोवाइडर है, वो ख़राब हो गया, तो वो दूसरा पाथ, अल्टरनेटिव पाथ लेगा और उस तरीके से वो आपके जो भी इनकम है, पैसे हैं, वो इजीली डिलीवर हो जाएंगे कस्टमर तक। आई होप सो आपको रिलायबिलिटी क्लाउड कंप्यूटिंग की, स्केलेबिलिटी विद देयर टाइप्स एंड कैटेगरीज आपको समझ आ गई होगी। क्लाउड कंप्यूटिंग के जो मॉडल्स हमने पढ़े, सर्विस मॉडल एंड डिप्लॉयमेंट मॉडल, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, मैंने भी ऊपर से आपको बताया क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट। तो आई होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा। बस समझ आ जाए तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको बस समझ आ जाना चाहिए, चीज़ों के मीनिंग्स पता होने चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है और एमसीक्यूज़ में ही आएगा। नॉर्मल इसके क्वेश्चंस वगैरह शॉर्ट में आ जाए तो आ जाए, वरना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा साइबर सिक्योरिटी का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो वो आप लोगों ने लाजम उसकी वीडियो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी नेक्स्ट वीक, आप लोगों ने ज़रूर वो भी देख लेनी है। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुरान की तफसीर जो साथ साथ हमारी अपलोड हो रही हैं वो लाजम आप लोग देखें, क्योंकि जितना आप लोग कुरान की भी तालीम को उसको साथ लेके चलेंगे दुनियावी तालीम के साथ, तो इंशाल्लाह आपको समझने में और हर चीज़ में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है कोई भी बात तो लाइक करें, ठीक है। कोई भी चीज़ जो आप लोग एक्स्ट्रा इसमें ऐड करना चाहते हैं अपने कमेंट सेक्शन में आप लोग ऐड कर सकते हैं, अपनी न्यू डेफिनेशंस ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप रिलायबिलिटी या स्केलेबिलिटी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में एडिशन कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपके बाकी जो फ्रेंड्स हैं, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, वीडियोस देख रहे होते हैं, कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है ये चीज़ कि उनको भी पता चलती है ओके रिलायबिलिटी इस तरीके से भी हो सकती है या स्केलेबिलिटी क्लाउड कंप्यूटिंग की इस तरीके से भी हो सकती है। तो आप लोग भी इस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हो, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी देखे जाए, आपको वीडियो कैसी लगी है, ठीक है, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको आने वाली साथ साथ वीडियोज़ मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।